बैठक होकर ये निर्णय हुआ कि जहाँ बीएमएस है वहाँ हम नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ बीएमएस नहीं है और खासकर असंगठित क्षेत्र में रिक्शा वालों की यूनियन अगर बीएमएस की नहीं है तो रिक्शा वालों की यूनियन हम करेंगे। जो ठेले वाले हैं उनकी यूनियन अगर उनकी नहीं है तो हम करेंगे। कुल मिला के इनके पास जाए या हमारे पास जाए, सर्वदेवम नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, तो वही हो रहा है। उसमें कोई लेटेस्ट प्रोग्राम से संबंधित है। लेटेस्ट एपिसोड में उन्होंने मेडिकल प्रोफेशन के जो कमीशन से जो रेडियोलॉजिस्ट को रेफर किया जाता है उसमें कमीशन से संबंधित आरोप लगाए थे, उसके बारे में नहीं पता। मेडिकल कॉलेजेस को जो मेडिकल कौशल का रिकग्निशन दूसरा अभी 50,000 थी, अब लाख हो गई, 1.5 लाख हो जाएगी, तो इधर भी तो क्लास 1 ऑफिसर आई कैनॉट अफोर्ड टू पुट दैट वगैरह, इसके बारे में कुछ अलग से आप लोग लेना सामने आ गया। कोई विषय ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस तो टाइटल पर भी किसी को भी अच्छा लगेगा और उसका उद्देश्य दिखाए कि कैपिटेशन भी बंद करने के लिए, तो ये भी अच्छा लगेगा। लेकिन नीचे ऐसा लिखा है कि नाउ द सिस्टम विल बी डिस्क्लोज द बेस, सो वॉट एवर यू प्रॉमिस इन प्रोस्पेक्टस मस्ट बी देयर। जब 5 लाख रुपए फ्री अगर नए सिस्टम में घोषित करेगा तो वो जायज है क्योंकि डिस्क्लोज किया है। तो हमने इसका विरोध किया। हमने कहा है अफोर्डेबिलिटी, अनअफोर्डेबिलिटी इज ऑल्सो अनफेयर प्रैक्टिस। जितना खर्चा आता है उतना ही खर्चा कॉलेज प्राइवेट कॉलेज ले, गवर्नमेंट कॉलेज में तो आज भी कम है। लेकिन आप एक भी समझना, इसके दूसरे 2 पहलू है उस पर मैं ध्यान न कर सकता। एक तो समझो मेडिकल सीट्स हमारे देश में 10,000 थे या 20,000 थे, आज अगर 50,000 हुए हैं तो वो प्राइवेट एजुकेशन ऐड होने के कारण हुए हैं। नहीं तो 20,000 सीट है, उससे भी लड़ो, तो उसमें तो फिर लगभग प्रवेश नहीं मिलेगा, फिर उसको दूसरा ऑप्शन नहीं है। आज कम से कम प्राइवेट एजुकेशन के कारण एक ऑप्शन खुला है कि थोड़ी फीस ज्यादा होगी लेकिन आपको मिलेगा। और इंजीनियरिंग का जहाँ तक सवाल है, आज आधे इंजीनियरिंग कॉलेज खाली पड़े हैं, बंद हो रहे हैं, जो क्वालिटी नहीं दे रहे होंगे, और आपको आगे कम हो जाएगा और केवल प्रीमियम जो प्राइमरी प्रीमियम इंस्टीट्यूट है उसमें रहेगा। अब इसमें एक्चुअली ऐसा है, वन हैज टू थिंक, इफ गवर्नमेंट कैनॉट प्रोवाइड हायर एजुकेशन एट ए कंसेशनल रेट टू ऑल द स्टूडेंट हु डिजायर टू टेक इट, then the only option is that it will be a little costly education, but then you must provide equal educational loan very easily, which is not there today. तो वो सिस्टम आनी चाहिए कि एजुकेशन लोन मिलेगा, लड़का पढ़ेगा और लड़का लड़की पढ़ेगी और फिर अपने नौकरी से वो वापस करेगी, क्योंकि दूसरा सेल्फ फाइनेंस की इसमें दूसरा कुछ उपाय है ही नहीं। ये दोनों तीनों विचार है, लेकिन हम उसके पक्ष में है और ग्राहकों का हित हम प्रथमता देंगे। राजस्थान में एक डॉक्टर ने काफी कम दामों पर वो दवाई दे रहा है, उसके बारे में मेरा इसमें ज़्यादा अभ्यास नहीं है, सभी विषयों का नहीं होता है, तो हेल्थ में मेरा ज़्यादा अभ्यास नहीं है इसमें। लेकिन अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ ये एक इशू है, इसलिए वो ही मेडिसिन मिलेगा, ये एक विवाद चल रहा है। तो देखते हैं कैसे, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट अप्रोच ले रहा है दैट इज नॉट इंश्योरेंस बेस्ड, इट इज बेस्ड ऑन फ्री सप्लाई और चीप सप्लाई ऑफ मेडिसिन। इस पर जाना माध्यम से पढ़ने में आया कि एक सीपीआई सीपीओ आक्रमण के बाद घोषित होती है, उनके 2 रास्ते हैं, और दोनों ही रास्ते एक तरह से फेल हुए, ये उन्होंने एक तरह से मान्य किया। तो क्या इसको ये माना, और ये भी अखबार में पढ़ने में आया कि सीपीएम अब नाइदर चाइनीज नॉर रशियन मॉडल, वो भारतीय मॉडल पर अपनी कम्युनिस्ट पॉलिसी चलाने लगे हैं। क्या इसका मतलब ये है आपके परसेप्शन में कि उनका भारतीयकरण हो रहा है? क्योंकि मुझे एक बात याद है
हमारे भारतीय मजदूर संघ में गजाननराव गोखले करके उनको कम्युनिस्ट पार्टी CPM ने बंगाल में कलकत्ते में एक बार बुलाया था। उनके ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने उनका थोड़ा सा भाषण हुआ, उन्होंने वो संस्करण हमें सुनाया। उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि कुछ सवाल पूछा था, उसके उत्तर में उन्होंने कहा था कि आप जब तक भारतीय ये जो अपना देश है इसका 5-10 हज़ार साल का इतिहास का आप अवलोकन और अध्ययन नहीं करेंगे, आपको सही लाइन कम्युनिस्ट पार्टी के लिए नहीं मिल सकती। तो क्या आपके परसेप्शन में ये है हम ऑटोमेटिक ट्रेड यूनियन आंदोलन पर भी इसका कुछ न कुछ असर पड़ने वाला है? तो क्या साम्यवादी पार्टी जो मार्क्सिस्ट है उसका भारतीयकरण होने जा रहा है, ऐसा लगता है? एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि LIC हो, बैंक हो या पब्लिक सेक्टर हो, सब में लोग कभी न कभी रिटायर होंगे। जयपुर हाईकोर्ट ने पेंशन के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ली हुई है और हमने सुना था कि 2 हफ्ते का समय उन्होंने मांगा है जवाब देने के लिए। पहली बार LIC कोर्ट के सामने आ रही है। तो ये LIC का या सेंट्रल गवर्नमेंट का ये इरादा है कि आगे जा करके ये सब प्रकार की पेंशन खत्म करके और पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी एक बनाना और सबकी पेंशन उस पर डालना और शेयर मार्केट में डालना हो पेंशन तो फंड, क्या इसके बारे में क्या गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाए और बात करें? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है तो निश्चित रूप से हमें ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जयपुर हाईकोर्ट को भी ओके करेगा। हो रहा है तो एक अपरिहार्यता उसमें दिख रही है मुझे कि उनको अब लगने लगा है कि काश है इंडिया अलग है और ना रशिया चलेगा ना चाइना चलेगा, अपने को अपनी कम्युनिस्ट राह खोजनी पड़ेगी, इंडियन कम्युनिस्ट राह, क्योंकि चाइना का भी वो समर्थन नहीं करते अभी और वो बड़े दिक्कत में है आइडियोलॉजी में। और इसलिए ये सही है कि कम्युनिस्ट धीरे धीरे इरेलेवेंट हो रहे हैं, लेकिन अपनी आखिरी गढ़ बचाने की कोशिश में है और वो आखिरी गढ़ बचाने के लिए अब उनको साक्षात्कार एक दिव्य दृष्टि जैसे प्राप्त होती है वैसे हो रही है कि भाई भारतीय समाज अलग है, उसकी सोच अलग है, उसके अनुसार अपने को ढालना पड़ेगा, इसलिए वो खुद में बदलाव ला रहे हैं। अब देखते हैं कितने सफल होते हैं। जो बदलाव करता है खुद में वो LIC जयपुर का वगैरह केस है, वो मुझे ही पता नहीं है, वो आप उनको बाद में क्लिक करें, उसको सुप्रीम कोर्ट में क्या हमें भी पता ही नहीं है उसका, BMS उसका कुछ फॉलो करती होगी तो एक अलग चीज़ है, मैं समझ लूँगा। लेकिन जहाँ तक तीसरी अपनी बात है पेंशन फंड के बारे में, ये सही है कि 2005 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को जो 2005 के बाद लगे हैं उनको पेंशन नहीं देने वाली है, उनका पेंशन फंड ही बनेगी और पेंशन फंड में सारा का सारा तो प्रचार के लिए कहना अलग है कि सारा शेयर मार्केट में डालेंगे, ऐसा नहीं है, वो 5% की है, ये भी दिक्कत है। ज़्यादा ओपन किया तो कोई भी देख रहा है, तो वो आप भी लोग पढ़ो उसमें, लेकिन फाइनेंस कमेटी ने बहुत अच्छे सुझाव सब अपने संगठनों को भी सुना, कम्युनिस्टों को भी सुना, सारे स्टेक होल्डर्स को सुना और उसके बाद उनका रिपोर्ट किया। हमने पेंशन BJPS पर कि सारे रिफॉर्म अटक गए तो हमने हाथ कहा है विद राइडर्स, और राइडर्स जो है कि 5% से ज़्यादा शेयर मार्केट में नहीं जाएगा, तो बाकी सारा फंड का एक गारंटी है, सॉवरेन गारंटी है, तो ये सब उसमें बातें डाली। लेकिन धीरे धीरे पेंशन फंड पे आएगा, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आज जिस तरह से पेंशन मिलती है कि रिटायर जितने साल नौकरी किया उतना ही साल अभी पेंशन लेता है आदमी। 30 साल नौकरी किया तो 35-40 साल पेंशन लेते हैं, 30 साल तो लेते ही लेते, ऐसा न हो कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन रहे, ऐसी 2-3 बातें उसमें प्रमुखता है। यानी मजदूर को आज जैसा पेंशन मिलता है उस तरह का ही मिलना चाहिए, एकदम उसका सुरक्षित का समाप्त नहीं होना। मेरे ख्याल से उनकी डिमांड ये है कि हर चार्टर में ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन
ऑफ पेंशन होनी चाहिए, यही है ना डिमांड। यानी उसका मतलब जो उनको लास्ट ड्रॉप पेंशन थी उनका समझो बेसिक 10,000 है, लेकिन अभी वो रिटायर होने के बाद में चार्टर हुआ और उसमें बेसिक रिवाइज हुआ, तो उनका भी बेसिक रिवाइज होना चाहिए और उस तरीके से पेंशन मिलना चाहिए, यही डिमांड है ना। रियल वेज प्रोटेक्शन यानी ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन का ही चार्टर होता है। वो पिछले टाइम जो हुआ तो 450 करोड़ का था, तो 3 चार्टर इतना पैसा एक साल में जा रहा है। अगर ये ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन आ गया तो हमारा चार्टर मिलना बंद हो जाएगा, और अगर चार्टर मिलना बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन का सवाल ही नहीं आता। आप एकदम कल मेरे यूरोप में जो एक हमारा भतीजा है और एक अमेरिका में है, तो दोनों आए थे, तो मेरा एक पेंशन का मैंने आंदोलन शुरू किया है, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 95, कम से कम 3,000 रुपये मिलना चाहिए। तो दोनों एकदम क्या बोले, यानी यू विल बी टैक्सिंग यंग जनरेशन। सिंपल रिएक्शन इमीडिएट। क्या आज अमेरिका में और यूरोप में यही प्रश्न है कि 50% टैक्स वो जो कमाता है नौजवान, उसका 50% उसका सोशल सिक्योरिटी में यानी पेंशन में जा रहा है बड़ों को देने के लिए, बुजुर्गों को देने के लिए, और 50% में उसको चलाना है, तो वो भी दिक्कत में है। तो इसका कोई भी की बात है। देखिए स्टेट गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट में वो है मैं ये मानता हूँ कि ये डिमांड जायज है, लेकिन वो सस्टेनेबल है कि नहीं, कितना सस्टेन करेंगे, किसके बदले कितने साल सस्टेन मैं करेंगे। ये नहीं कह रहा रोज करके अपना पगार हमको बढ़ा हुआ मिलना चाहिए, सारे महंगाई बढ़ती है। अब सवाल ये है, ये सारे इसकी जड़ जो है ये किसी भी सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी में है, और इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी हो कि उसका रियल वेज प्रोटेक्शन पहले भी जो 100 रुपये में जो चीज़ मिलती थी वो अगले साल भी 100 रुपये में उतनी चीज़ मिले, यही बात है। इसका सब होता है। अब इसका सीधा सीधा जो ये है एक परिणाम हो या जो बात है वो ये है कि कोई भी पार्टी सरकार में आए, काला धन, भ्रष्टाचार और ये जो सरकारी खर्च है जो जरूरत से ज़्यादा होता है, बहुत जरूर। आप सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर देखिए, उनकी सेक्रेटरी देखिए, इन खर्चों पर गैर योजनाबद्ध खर्च, इसके ऊपर जब तक कंट्रोल स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आर्थिक डिसिप्लिन नहीं होता, ये रियल वेज की डिमांड बढ़ती जाएगी। So you are talking against your own cause, but मुद्दा बड़ी बात ऐसी है कि हम एकदम रामदेव बाबा और अन्ना जैसे का बोलने लगे। अटल जी की सरकार थी तो महंगाई कंट्रोल में थी, और अब कंट्रोल में नहीं है। फर्क है, महंगाई का सामना ये अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री कर नहीं सका और अटल जी कर सके, तो ये पॉलिटिकल विल का मुद्दा है। और वो इकोनॉमिक मैनेजमेंट अगर प्रैक्टिकल करे तो आप महंगाई को लगा सकते हो, वो लगाते हैं तो लोगों को इंक्रीमेंटल इनकम मिलता है, तो उनकी बचत बढ़ती है। वो अब नहीं हो रहा है, ये मुद्दा है, ये सही है। और इसलिए अगर 12-15% महंगाई होगी और 7% ग्रोथ होगा, तो ग्रोथ तो था नहीं, महंगाई की माल की ग्रोथ हो, तो वो है। और इस अनस्टेबल सिचुएशन में not only LIC but all insurance sector is finding very difficult to face in selling the policies, not only selling the policies, meeting the expectations of the people also. और ये पिछले 2 साल में अगर देखेंगे, इस साल भी और उसके पहले भी 2 साल इंश्योरेंस सेक्टर का जो ये है ग्रोथ है वो निगेटिव होगा। और नेचुरली देयर विल बी मैनेजमेंट की तरफ से जो है इसके बारे में हमारी मांगों को उतना देने के हिसाब से नहीं आएगा, उनका जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल उल्टा होगा इसके बारे में। तो इसके बारे में कैसे आगे हम ये करें? ये अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हर सेक्टर का एडवर्टाइजमेंट रहता है या ग्रोथ कम होती है,
एटलीस्ट ग्रोथ का होना तो होता ही है। तो ऐसा फ्री में तो कुछ नहीं मिलता कि भाई चलो अर्थव्यवस्था बहुत दिवालिएबल है और हमारा सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। तो उसका परिणाम तो सबको भुगतना पड़ता है। यही विफलता है सरकार की। और वो ऐसी स्थिति नहीं है कि बहुत आसमानी संकट है, ये सुधार संकट है। और इसलिए ये सुधर सकता था, जो सुधरने में सरकार नाकाम रही, इसलिए हमारा आंदोलन। लेकिन साथ ही साथ दूसरा ये भी सही है कि अब ऐसा कंटिन्यूसली अब जाते रहेगा हर सेक्टर, ऐसा तो नहीं होता। देयर विल बी ऑलवेज डायनामिक्स एंड देयर विल बी ऑलवेज चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, हाउ एवरी सेक्टर डील्स विद इट। और इसलिए परसों पढ़ा मुझे जिनको जब फर्नीचर एंड कंप्यूटर capital of the financial institute is the loyal and efficient employees. If they are the capital, that must be a hardness. उसके लेवल प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। और उस समय आप लोगों के साथ अगर अन्याय करोगे तो आज ही बैंकों में लीडरशिप वैक्यूम है। आज अच्छा ब्रांच मैनेजर नहीं मिल रहा है बैंकों को। बैंकों को जो ऑफिसर आते हैं कम टैलेंट के आ रहे, लेटेस्ट टैलेंट इज नॉट अट्रैक्टेड टू बैंक एंड इंश्योरेंस। और जो आ रहे हैं वो थोड़े दिन काम करके सर्टिफिकेट लेके बाहर जा रहे हैं दूसरे प्राइवेट सेक्टर में। तो ये जो है, दिस इज द रियल लॉस वेयर गवर्नमेंट इज नॉट फोकसिंग, एंड आई एम ट्राइंग टू फोकस द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड दोज हु आर डिसीजन मेकर्स इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड दैट योर रियल एसेट आर द पीपल एंड डेडिकेटेड एंड लॉयल पीपल, एफिशिएंट पीपल। तो इनको आप मत छोड़ो, इनको बढ़ाओ ताकत, इसके लिए अट्रैक्टिव टर्म्स करो। तो हमारा चार्टर क्यों अच्छा सफल रहेगा? क्योंकि हम कहेंगे डिफिकल्ट हो रहा है, इसमें केवल कर्मचारी अच्छे लोग आएंगे तो ही बचाओगे। तो मेक LIC एंड बैंक अट्रैक्टिव प्रपोजिशन फॉर यंग टैलेंट्स। इफ यू मेक इट अट्रैक्टिव देयर ओनली पीपल, इट विल बी अ सस्टेन थिंग। ये हम कहना चाहते हैं और इसलिए हमारा चार्टर भी सफल होगा। लेकिन दिक्कत है वो सही है। Thank you, friends, and thank you, Prakash Javadekar ji. Also, you made a very lively discussion on covering almost all the aspects of the society and the unit. But before that, on behalf of Central Committee, I thank the Indore unit and Central Zonal unit for giving us a very nice stay, very comfortable stay, and making a very good arrangement for this EC meeting. I would like to name them, and Sri Prakash Javadekar ji wishes that we should give them hand of thanks. So Sri H.K. Singh, Sri Shailesh Dele, Sri R.K. Jamali, Sri Dilip Pandey, Sri Chandra ji, Sri S.M. Munje, Sri Dinesh Verma, Sri S.R. Meena, and Sri Nausad ji. By Sri Shailesh Dele. कर रहा हूँ कि सबसे प्रथम बार यहाँ पर निर्णयों की एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई, तो मैं सर्वप्रथम श्री जावड़ेकर जी का तहे दिल से और संपूर्ण इंदौर शहर की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारा आमंत्रण पर
यहाँ पर आना स्वीकार किया। महोदय का भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि वो आए यहाँ पे और इंदौर को उन्होंने सिलेक्ट किया, इसलिए मैं उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कामत जी से निवेदन है कि जो भी हमारे लायक हो वो जरूर हमें बताएं, हम उसको पूरा करेंगे। साथ ही लोकल यूनियन के हमारे जो प्रतिनिधि है, एआईए के जो रिप्रेजेंटेटिव है केतकर जी, उनका भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो भी हमसे बना, जो भी हमने यहाँ पर सुविधा दी, हम जानते हैं कि वो बहुत कम थी और असुविधा में रहे, उसके बावजूद मराठी में कहते हैं जे दिला तेरा गोड़ मान रहा, तो जो दिया उसको उन्होंने मीठा मान के दिया। उसके लिए मैं आप सब लोगों को और बाहर से प्रतिनिधियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। इस सभा की तेवढं फक्त